ममता बनर्जी मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर पहुंची और जया बच्चन और उनके पूरे परिवार के साथ उन्होंने काफी समय बिताया। और यह मुलाकात जया बच्चन के निमंत्रण पर हुई, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा की सांसद हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी भी विपक्षी गठबंधन का एक हिस्सा है। इस मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने रक्षाबंधन के मौके पर अमिताभ बच्चन को अपना भाई बताते हुए उन्हें राखी बांधी और यह भी कहा कि बच्चन परिवार देश का नंबर 1 परिवार है और अगर यह फैसला उनके हाथ में होता तो वो अब तक अमिताभ बच्चन को भारत रत्न पुरस्कार दे चुकी होती। यह मुलाकात करने के बाद ममता बनर्जी अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर निकली और वहां उन्होंने एक भाषण भी दिया छोटा सा। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों में आपको अभिषेक बच्चन नजर आ रहे हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन, उनकी बेटी, और ममता बनर्जी और जया बच्चन भी आपको नजर आ रही हैं। और साथ ही अमिताभ बच्चन से भी, देखिए इस वीडियो में आपको अमिताभ बच्चन सबसे पीछे खड़े हुए नजर आएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की बैठक होने वाली है। उसी बैठक में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी मुंबई गई हैं और इस बैठक से पहले उन्होंने अमिताभ बच्चन के घर पर बच्चन परिवार के साथ मुलाकात की है। अब देखिए, जब दो बड़े लोग इस तरह की मुलाकात करते हैं तो बाहर आने के बाद तो वो यही कहते हैं कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, शिष्टाचार के नाते हम उनके घर गए। और जैसा कि ममता बनर्जी बता भी रही हैं कि रक्षाबंधन का मौका था और वो अमिताभ बच्चन को रक्षाबंधन के मौके पर राखी बांधना चाहती थी, वो उन्हें अपना भाई मानती हैं और उनके पुराने संबंध जया बच्चन के साथ भी रहे हैं। जया बच्चन ने इनफैक्ट कई बार चुनाव में टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार भी किया है और इस नाते ममता बनर्जी इनके घर गई। पिछले हफ्ते हमने आपको इंडिया टुडे और सी वोटर का एक सर्वे दिखाया था, जिसमें हमने लोगों से पूछा था कि विपक्ष की तरफ से सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। इसके जवाब में 24% लोगों ने कहा था कि राहुल गांधी को विपक्षी दलों के गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए, यानी नंबर 1 पर हैं लोकप्रियता के मामले में राहुल गांधी 24% के साथ, जबकि 15% लोगों ने ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को अपनी पसंद बताया था। तो दूसरे नंबर पर हैं अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, दोनों को बराबर नंबर मिले हैं, 15% लोगों की पसंद है। 6% लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया और 5% लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव को विपक्ष के गठबंधन का नेता बनना चाहिए। तो ये लोगों की पसंद है जो हमारे सर्वे में दिखाई दी थी। तो यहां 3 सबसे बड़े उम्मीदवार आपको दिख रहे हैं। राहुल गांधी सबसे आगे हैं 24% पर और फिर 15% के साथ ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में कांग्रेस पार्टी समेत देश के 26 विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें सीट शेयरिंग से लेकर गठबंधन का कोई एक नेता चुनने पर भी फैसला हो सकता है और यह तय किया जाएगा कि अब आगे की रणनीति इस गठबंधन की क्या होनी चाहिए। अब रक्षाबंधन के मौके पर, क्योंकि इस समय आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे होंगे, रक्षाबंधन के इस त्योहार के मौके पर हम आपको आज एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिससे शायद आपका दिल टूट जाएगा और आपका मन भी आज कुछ सवाल पूछने को करेगा। यह खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई है, जहां कुछ लोगों ने एक 15 साल के लड़के की सिर्फ इसलिए पीट कर हत्या कर दी क्योंकि सत्यम नाम का यह लड़का अपनी बहन के साथ हुई छेड़छाड़ का विरोध कर रहा था, अपनी बहन की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। उसी रक्षा का त्योहार आज आप सब मना रहे हैं। जिस लड़की के साथ यह घटना हुई, उसका कहना है कि वो जब अपने भाई के साथ स्कूल से लौट रही थी, तब गांव के प्रधान, जिसका नाम है मोहम्मद यूसुफ, उसके बेटे और उसके कुछ दोस्तों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की और जब लड़की के भाई ने इसका विरोध किया, जब सत्यम ने विरोध किया, तो आरोपी लड़कों ने उसे तब तक वो पीटते चले गए जब तक कि इस लड़के की मृत्यु नहीं होगी। और आरोप है कि इस घटना में गांव का प्रधान खुद भी शामिल था और उसने भी इस लड़के के साथ मारपीट की, इसे बचाने के बजाय इसके साथ मारपीट की। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि छेड़छाड़ और हत्या की इस घटना में जो 3 मुख्य आरोपी हैं, वो तीनों नाबालिग हैं और 16 से 17 वर्ष के बीच हैं, इसीलिए हम उनके नाम आपको नहीं बता रहे हैं। आज जब हमारे देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है, तब आपको इस पीड़ित लड़की की यह पीड़ा जरूर सुननी चाहिए, जिसने अपना 15 साल का भाई
सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि वो अपनी बहन के साथ गांव में छेड़छाड़ करने वाले लड़कों का विरोध कर रहा था, अपनी बहन की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। भारत में हर साल महिलाओं के खिलाफ अपराध की औसतन 4 लाख और हर दिन 1173 घटनाएं होती। वर्ष 2021 में हमारे देश में हर दिन बलात्कार की 87 घटनाएं हुई, जबकि इसी साल में 102 महिलाओं पर एसिड फेंककर हमला किया गया। इसके अलावा भारत में 31.5% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी शारीरिक और यौन हिंसा का सामना जरूर किया है, लेकिन इनमें से ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई और पुलिस में भी इसकी शिकायत दर्ज नहीं करवाई, क्योंकि वो जानती हैं इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसका नुकसान भी उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। हमारे देश में जब किसी लड़की के साथ कभी छेड़छाड़ की घटना होती है तो उस लड़की से अक्सर यही कहा जाता है कि अपना रास्ता बदल दो, उस रास्ते से जाना बंद कर दो जहां लड़के या आदमी खड़े होते हैं और वो आपके साथ छेड़छाड़ करते हैं। लड़की को कहा जाता है कि वो अपना रास्ता बदल दे। इसी तरह जब कोई लड़का किसी लड़की को घूर कर देखता है या कुछ छेड़छाड़ की बात करता है या उसे परेशान करता है तो लड़की को ही यह कहा जाता है कि तुम नीचे देखकर क्यों नहीं चलती, तुम लड़के की तरफ देख क्यों रही थी, तुम्हें यह पता कैसे चला कि वो तुम्हारी तरफ देख रहा है और किस नजर से देख रहा है। हर जगह लड़की की गलती है। इसी तरह जब किसी महिला के साथ उसके पति द्वारा मारपीट होती है तो उस महिला को यह कहा जाता है कि उसे अगर अपना घर और परिवार बचाना है तो फिर चुप रहना ही ठीक रहेगा। और जब किसी महिला के साथ रेप होता है तो बहुत सारे मामलों में उस लड़की के चरित्र पर पहले सवाल उठाए जाते हैं, फिर उसके कपड़ों पर सवाल उठाए जाते हैं, फिर यह कहा जाता है कि इस समय रात में या किसी खास समय पर वो लड़की घर से बाहर निकली ही क्यों। और यह सब कुछ उस देश में होता है जहां महिलाएं अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधकर उनसे अपनी रक्षा करने का वचन लेती हैं। अगर कोई आपको रास्ते में दोबारा रोकता है और कहता है कि आप एक धर्म का लड़का दूसरे धर्म की लड़की के साथ नहीं जा सकता, नहीं बात कर सकता, दोस्ती नहीं कर सकता, तो आपके अधिकार क्या हैं आप जान लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है कि देश का हर नागरिक बिना किसी रोक टोक के कहीं भी आ जा सकता है, किसी के साथ भी आ सकता है, किसी के साथ भी जा सकता है। आईपीसी की धारा 341 कहती है देश में कोई भी व्यक्ति किसी नागरिक को किसी के साथ आने जाने से रोक नहीं सकता और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे 1 महीने की जेल हो सकती है। यानी अगर कोई लोग ऐसे हैं जो आपको रोकते हैं और लड़की का धर्म पूछते हैं या लड़के का धर्म पूछते हैं, आपका वीडियो बनाते हैं, आपको रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप दूसरे धर्म की लड़की या लड़के के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, उसके साथ घूम नहीं सकते, बाइक पर नहीं जा सकते, तो अगर आपने इन लोगों की रिपोर्ट की तो इन्हें 1 महीने की सजा हो सकती है। और यह सजा भी सिर्फ रोकने पर है। अगर रोकने के बाद कोई मारपीट करता है तो सजा इससे ज्यादा हो सकती है और इसमें हत्या की कोशिश का मामला भी बन सकता है। तो अगर आपको कोई धर्म के आधार पर रोक रहा है तो यह गैर कानूनी है और आप पुलिस में बाकायदा इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 देश के सभी नागरिकों को समान रूप से अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से किसी भी धर्म के पुरुष या किसी भी धर्म की महिला से विवाह करने का पूरा अधिकार देता है, दोस्ती करने का भी पूरा अधिकार देता है। लेकिन इसके बाद भी हमारे देश में जो लोग संविधान की इतनी चिंता करते हैं वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि संविधान ने ही इंटरफेथ मैरिजेस को मान्यता दी है और इस आजादी का लाभ बहुत सारे लोग आज भी हमारे देश में लेना ही नहीं चाहते। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि भारत में सिर्फ 2% शादियां ऐसी हैं जो इंटरफेथ हैं, यानी जो 2 अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच हो रही हैं, सिर्फ 2% शादियां ऐसी हैं। बाकी के जो 99% हिंदू, 98% मुसलमान, 97% सिख और बौद्ध और 95% ईसाई धर्म के लोगों ने ऐसे पार्टनर से ही विवाह किया है जो उन्हीं के धर्म के हैं। यानी भारत में आज भी अंतर धार्मिक विवाह सिर्फ 2% होते हैं, लेकिन इस पर राजनीति 100% होती है और इसकी वजह से नफरत भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं आपको आजकल अक्सर देखने को मिलती हैं। अब हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जो आपको शायद चिंता में डाल देगी। भारत को आजादी दिलाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बार लोगों से कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा आपने सुना होगा। लेकिन आज भारत के नेता
आपसे कुछ और ही कह रहे हैं। आज भारत के नेता आपसे कह रहे हैं, तुम मुझे अपने जीवन के 10 साल दो, मैं तुम्हें रोटी दूंगा। एक नई स्टडी के मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से भारत में औसतन हर व्यक्ति की जीवन आयु 5 साल 3 महीने तक कम हो चुकी है और पूरी दुनिया में बांग्लादेश के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां वायु प्रदूषण की वजह से लोगों का जीवन कम हो रहा है, लोगों की उम्र घट रही है। बांग्लादेश में 6 साल 8 महीने, नेपाल में 4 साल 6 महीने, पाकिस्तान में 3 साल 9 महीने, म्यांमार में 2 साल 9 महीने, चीन और भूटान में 2.5 साल और थाईलैंड में वायु प्रदूषण की वजह से लोगों का जीवन जो है, लोगों की आयु 1 साल 8 महीने कम हो रही है। जबकि इन देशों की तुलना में पश्चिमी देशों के लोग कहीं ज्यादा लंबा जीवन जी रहे हैं क्योंकि उनके यहां प्रदूषण कम है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन में प्रदूषण की वजह से लोगों की उम्र सिर्फ 3 से 4 महीने तक कम हुई है, लेकिन भारत में अगर कोई व्यक्ति यहां 70 वर्ष तक जी सकता है तो अब वो प्रदूषण की वजह से सिर्फ 65 साल तक ही जी पाएगा। तो कई बार आप जानते हैं हमारे यहां लोग ज्योतिषियों से पूछते हैं अपनी जन्मपत्री दिखाकर कि हमारी उम्र क्या है बताइए, और ज्योतिषी बताते हैं कई बार आपको कि आप 70 साल तक जिएंगे, आपकी उम्र 80 साल है, आपकी उम्र 90 साल है, किसी की जो भी उम्र होती है। अब कोई भी अगर आपको बताए कि आपकी उम्र मान लीजिए 80 साल है तो उसमें से आप 5 साल कम कर लीजिए, और अगर आप दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहते हैं तो उसमें से 12 साल कम कर लीजिए। तो अगर कोई आपको कह रहा है कि आप 80 साल तक जिएंगे तो समझ लीजिए उसमें से 12 साल आप कम कर लीजिए, तो अब आप सिर्फ 68 साल तक ही जी पाएंगे। और यह हम आपको पूरे देश की एक औसत उम्र बता रहे हैं जो प्रदूषण की वजह से कम हो रही है। भारत के शहरों में तो ये स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक है। अब देखिए अलग अलग शहरों में, अब आप देख लीजिए आप कहां रहते हैं। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की वजह से 11 साल 9 महीने लोग कम जिंदा रहेंगे। उत्तर प्रदेश में 8 साल 8 महीने, हरियाणा में 8 साल 3 महीने, पंजाब में 6 साल 4 महीने, पश्चिम बंगाल में 5 साल 9 महीने, झारखंड में 5 साल 8 महीने, छत्तीसगढ़ में 5 साल 7 महीने, राजस्थान में 4 साल 9 महीने और महाराष्ट्र में 3 साल 9 महीने। और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी जहां पहाड़ों पर हमेशा साफ हवा होती है, वहां पर भी वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होने से अब लोगों की उम्र में 2.5 साल कम हो रहे हैं। अब मैंने ये पूरा ब्रेकअप आपको इसलिए दिया है कि आप इस देश के किसी भी राज्य में जहां देख लीजिए आप किस राज्य में रहते हैं और उसके हिसाब से अपनी उम्र में से इतने साल घटा लीजिए, अब आप इतने साल कम जीवित रहेंगे। यह स्टडी अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की है। पहली बात, भारत में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत अभी उतनी ही है जितनी वर्ष 2012 में थी, आज से कितने साल पहले, 11 साल पहले, जब देश में यूपीए की सरकार थी। पहली बात तो यह है। देखिए 2012 में 902 रुपए का सिलेंडर था, 2023 में आज 903 रुपए का सिलेंडर है, बिना सब्सिडी के बात कर रहा हूं। और आज भी 200 रुपए की छूट के बाद यह सिलेंडर वापस अब 900 रुपए के आसपास का हो गया है। 2014 में 14 करोड़ 52 लाख लोगों के पास ही घरेलू एलपीजी कनेक्शन था, लेकिन आज 33 करोड़ लोगों के पास देश में रसोई गैस का एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन है और इनमें 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें मुफ्त कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत मोदी सरकार ने बांटा है। तो यहां आप ये देख लीजिए, पहली बात 2014 में 14 करोड़ लोग इस्तेमाल करते थे और आज लगभग 33 करोड़ लोग एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। कितना बड़ा फर्क आया है। अब आपको आगे के आंकड़े दिखाते हैं, देखिए। हालांकि यूपीए सरकार में सब्सिडी वाला सिलेंडर लगभग 400 रुपए का था। अब यह बात भी नोट करने वाली है, यूपीए सरकार में सब्सिडी वाला सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था। उस समय सरकार हर कनेक्शन पर कुछ सिलेंडर के लिए सब्सिडी देती थी और यह सब्सिडी 400 से 500 रुपए तक होती थी। जैसे वर्ष 2013 में सालाना 9 सिलेंडर अगर आप लेते हैं, एक साल में 9 सिलेंडर लेते हैं, तो 9 सिलेंडर भी आपको यह सब्सिडी के साथ मिलेंगे, जो कि आपको 400 से 500 रुपए के बीच में मिल जाते थे। लेकिन इस सब्सिडी के नाम पर गड़बड़ी भी बहुत होती थी, जिसमें बहुत सारे लोग सब्सिडी वाला सिलेंडर लेकर बाद में बाजार में बेच दिया करते थे, क्योंकि उन्हें 9 सिलेंडर्स की जरूरत थी ही नहीं। लेकिन बाद में जब मोदी सरकार आई तो उससे पहले यह सिलेंडर की संख्या 12 सिलेंडर की हो चुकी थी। जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने इस व्यवस्था को ही खत्म कर दिया और वो नई व्यवस्था लेकर आए।